बीकानेर के रेतीले टीलों जैसे इलाकों में, जहाँ सिर्फ दूर दूर तक रेगिस्तान के सिवा और कुछ न था, एक पत्थर का मकान था जिसमें कुछ खिड़कियाँ थी और एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा काफ़ी पुराना था और काफ़ी सड़ चुका था, लेकिन मजबूत था। उसमें कई दरारें थी, लेकिन एक दरार थोड़ी कुछ बड़ी थी। दिन गर्मियों के थे, दिन बड़े होते और रातें छोटी होती। जो कि रेगिस्तानी इलाका था तो रातें अक्सर सर्द हुआ करती थी, गर्मी के दिनों में भी। अब ये हैरत की बात है कि ऐसे सुनसान इलाके में कोई अपना मकान क्यों ही बनाएगा। पर ये एक अपना मसलात है कि किसी को वीरान पसंद होता है तो किसी को आबाद इलाका। वहाँ दूर दूर तक न तो कोई कुआं था, न कोई नदी, सिर्फ रेत ही रेत थी। भला ऐसी जगह कोई कैसे रह सकता है जहाँ दूसरे चेहरे तक देखने को न मिले। पर फिर वही यह अपना मामला है कि किसी को वीराना पसंद है और किसी को आबाद। वहाँ की हवा में एक खुरदुराहट थी, नमी का कोई नामो निशान नहीं। न आसमान में कोई परिंदा, न आसपास और किसी तरह के जानवर, न खेत, न पौधे। लगभग बंजर इलाका था। एक बार को सोच भी ले कि शायद पहले कभी यहाँ बस्ती हुआ करती थी, लेकिन उसके कोई नामो निशान तो मिले। कुछ घर थे आसपास, पर वो पूरी तरह खंडर थे। जो ये एक मकान था, ये थोड़ा सही सलामत था। छत भी ठीक ठाक थी, ज़्यादा बड़ा मालूम नहीं होता था, करीबन 2 कमरों का। बाहर वाले कमरे में फिर भी रोशनदानों से रोशनी आ सकती थी, लेकिन पीछे वाले कमरे में रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। एक सड़क थी जो कि डामर या कंक्रीट की न होकर कच्ची थी, पगडंडी कह सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी कुछ बड़ी। मोटर आ जा सकती थी, पर ऐसे वीराने में भला मोटर आके करे क्या। इसके थोड़ी ही दूर एक गांव था जहाँ पर काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। फिर न जाने यहाँ ऐसा वीराना क्यों। शायद अतीत में किसी घटना से इसका ताल्लुक हो सकता है भूत पिशाच को कोई चक्कर हो, पर कौन जाने क्या मसलात थे इस जगह के। दिन भर ये इलाका साए साए करता, बोलने चालने को कोई न था। अब भला जहाँ पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी कोई भी नहीं, ऐसे वीराने में भला शोर भी किसका होगा। सिर्फ उन रूखी सूखी हवाओं का जो अपने साथ रेत के छोटे टुकड़े उड़ाते हुए यहाँ से वहाँ ले जाती हैं, या उस कड़ी धूप का जो कुछ पल ही बाहर रहने पर आपकी चमड़ी जला दे। शाम को भी कोई खास चहल पहल नहीं होती। परिंदे गुजरा करते थे आसमान में, पर कभी ठहरते नहीं। और ठहरे भी क्यों, न आसपास पानी का कोई जरिया, न खाने को कुछ दिन के। परिंदे भी अपना पेट कैसे भरे। लेकिन शाम होने के बाद ही रात में एक लड़के की आवाज़ वहाँ गूंजती थी, जैसे कि कोई पागल हो जो खुद ही से बात कर रहा हो। अब ऐसे वीराने में भला कौन रहेगा, और अगर रहेगा भी तो बात किससे करेगा। हर शाम के बाद रात में वो लड़की अपने आप से बातें करती, और उसकी आवाज़ उस घर से आती जो कि बंद था। खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद। भला ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है। हर रात वो लड़की खुद से कहती कि वो कब आएगा मुझे ले जाने के लिए, वो कब मुझे यहाँ से आज़ाद करके अपने साथ ले जाएगा, वो कब इन बेड़ियों को तोड़ देगा, वो कब ये रस्सियाँ काट देगा, मैं कब फिर से उसके सीने से लिपट पाऊँगी, मैं कब उसके सूखे गालों को अपने गीले होठों से चूम सकूँगी, कब कोई मेरे मिट्टी भरे माथे से धूल हटाएगा, कब कोई मुझे इन सर्द रातों में अपनी बाहें उड़ाएगा, कब कोई इस धूप से बचने को मेरा सर ढकेगा। वो कब आएगा, वो क्यों नहीं आता, और कितना इंतज़ार करूँ मैं। पर उसकी ये बातें सुनने वाला उस वीराने में कोई न था। अगर कोई गुजरता हुआ रात में
ये आवाज़ें सुने तो लगे कि भूत प्रेत का चक्कर है, पर बात भी सही है। दिन और शाम को तो बिल्कुल सन्नाटा, कोई आहट तक नहीं। और रातों में ऐसे बातें करने की आवाज़, तो कोई क्यों ना डरे। तभी पास के गांव में एक फोटोग्राफर आया, जो कि इंसानों की तस्वीरें लेने में रुचि नहीं रखता था। उसे जानवर, पक्षी, फूल, रेत के टीले, इन सब में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो परिंदों का शौकीन था। अपने गले में एक दूरबीन टांग कर घंटों परिंदे देखा करता। कभी कभी उनका पीछा करता, उनके घोंसलों तक जाता और उनके अंडों की भी तस्वीरें लेता। एक दिन ऐसे ही एक चिड़िया के पीछे पीछे वो फोटोग्राफर बड़ी दूर तक आ गया अपने गांव से, अपनी फटफटी पे। वो उस चिड़िया को लेकर इतना दीवाना था कि उसने ये भी ध्यान न दिया कि उसकी फटफटी में तेल कम है और वो कभी भी बंद हो सकती है। अब चिड़िया के पीछे आते आते उसकी फटफटी का तेल ख़त्म हो गया, और इत्तेफाक तो ये है कि उसकी फटफटी ने वहीं दम तोड़ा जहाँ वो पत्थर का मकान था। अब चिड़िया तो दूर उड़ गई, अब वो उसके हाथ नहीं आने वाली थी, और ये वो बात जानता था। लेकिन अब करे क्या, वो गांव से काफ़ी दूर था। जाने को तो पैदल वापस जा सकता था, लेकिन रेगिस्तानी इलाके हैं, रात में तूफ़ान वगैरह आते रहते हैं, और अब ऐसे मौसम में बाहर निकलना ठीक नहीं रहता, वो भी रात के समय में, जबकि ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। उसके पास एक मोटा लेदर का जैकेट था, आंखों पर गॉगल्स थे, सर पर टोपी भी पहनता था। तो उसने ये निर्णय लिया कि वो रात यहीं गुजारेगा और सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाएगा गाँव की तरफ। वह सिगरेट का शौकीन था, इसलिए जेब में लाइटर हर वक्त होता था। लेकिन बदकिस्मती से उसके पास अब सिर्फ 3 ही सिगरेट बची थी, और अब इन्हीं 3 सिगरेटों में उसे पूरी रात काटनी थी। तो उसने उस मकान के थोड़ी ही दूर पर, जहाँ एक मकान टूटा था, उसमें उसका सहारा लेकर रात गुजारने का निर्णय लिया, और वो एक टूटी दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसने वहाँ आग जलाई। वैसे तो जलाने के लिए कुछ था नहीं, पर कुछ सूखी झाड़ियाँ और कुछ लकड़ियाँ थी। उसने अपनी रात का काम उन्हीं से चला लिया। वो थोड़ा प्यासा था, लेकिन वो ये बात जानता था कि ऐसे वीराने में पानी मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसने उम्मीद छोड़ दी और कोई कोशिश न की पानी ढूंढने की। जैसे जैसे सूरज ढल गया, शाम भी निकल गई, और अब उसके साथ ही सिर्फ अंधेरी सर्द रात। आज रोज़ के मुकाबले हवाएं ज़्यादा ठंडी थी, और वो रात में सो भी नहीं सकता था, क्योंकि टीलों में से कब कोई बिच्छू या सांप निकल कर उसे डस ले, इसे कौन जानता है। तो उसने रात भर जागने का निर्णय लिया। पर जवान था, बैठे बैठे उन सर्द रातों में कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अभी करीब 11 ही बजे होंगे, और उसे आवाज़ सुनाई दी कि वो क्यों नहीं आता, वो कब आएगा, कि उसे मैं याद नहीं, वो कब आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो कब ये रस्सियाँ तोड़ेगा, वो कब ये जंजीरों से मुझे आज़ाद करेगा। और इतना सुनते ही उसकी आँख खुल गई। उसने आसपास देखा तो कोई न था। थोड़ी देर के लिए वो भौचक्का हो गया कि ऐसे वीराने में इतनी अच्छी मीठी किसी लड़की की आवाज़ कैसे हो सकती है। पर फिर उसे अपने कानों का धोखा मानकर फिर से आँख मूंद ली। आग बुझने को थी, और अब ठंड के मारे उसे नींद नहीं आने वाली थी। उसकी आँख लगने ही वाली थी कि फिर से वही आवाज़ आई कि वो क्यों नहीं आता, वो कब आएगा, वो कब मुझे यहाँ से ले जाएगा, क्या उसे मैं याद नहीं। और अब वो समझ चुका था कि ये मेरे कानों का धोखा नहीं, यहाँ हकीकत में कोई है। उसने जाना कि शायद मेरी ही तरह कोई लड़की ऐसे मजबूरी हालात में फंस चुकी होगी और यहाँ से निकलने के लिए आवाज़ लगा रही होगी। तो उसने सोचा उसे जाकर थोड़ा देखना चाहिए। उसके पास ही एक मोटी लकड़ी बची थी, जो कि पूरी तरह सूखी थी, और उसमें काफ़ी दीमक भी लग चुके थे। उसने उसकी मशाल बनाई और आगे बढ़कर देखा। वो सर्द हवाएं मशाल को बुझाने में लगी थी, लेकिन लकड़ी के सूखे होने के कारण
हवाएं उसे बुझा नहीं पा रही थी। उसने थोड़ा घूम के देखा तो वहाँ कोई न था। ज़्यादा आगे नहीं गया क्योंकि फिर खोने का डर था। और इतने में ही उसे फिर से वो आवाज़ सुनाई थी। वो क्यों नहीं आता? कब आएगा? क्या मैं उसे याद नहीं? क्या वो मुझे भूल चुका है? क्या उसका दिल नहीं करता मुझे फिर से गले लगाने का? मैं कब तक उसका इंतज़ार करूं? वो कब लौट के आएगा? और अब उसके सांस ही मन में एक डर आने लगा था कि ये आवाज़ है किसकी। ऐसा एक दो बार फिर हुआ और फिर उसने आवाज़ को ध्यान से सुनते सुनते वो उस मकान के करीब आ गया। और अब उसे आवाज़ काफ़ी ज़ोर से सुनाई दे रही थी कि वो क्यों नहीं आता? वो कब आएगा? क्या मैं उसे याद नहीं? क्या वो मुझे भूल गया है? मैं कब तक उसका इंतज़ार करूं? वो कब मुझे लेने आएगा? लेकिन उसका उस मकान के अंदर देखने का कोई ज़रिया न था। और फिर वो इस सोच में पड़ गया कि ऐसे बाहर से बंद मकान के अंदर कोई कैसे कुछ कह सकता है या फिर कोई कैसे रह सकता है। अब उसके साहसी मन पर डर हावी होने लगा था और उसने अपने कदम पीछे हटाने का सोचा। अभी सुबह होने में काफ़ी देर थी, लेकिन अब उसे नींद नहीं आने वाली थी। वो फिर से उसी खंडर वाले मकान के अंदर जाके दीवार से सटकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ और अपने दोनों पैरों को सिकोड़कर एक गेंद जैसी शक्ल बना ली थी और वो उस दीवार से पूरी रात ज़रा भी न सटा। पूरी रात ठिठुरता रहा, लकड़ियाँ ढूंढने के लिए भी नहीं उठा। जैसे ही सुबह होने लगी वो उठा, अपनी फटफटी को उठाया और शहर की ओर चल दिया। इस हादसे को हुए करीब 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब भी ये सिलसिला जारी था। वो उस आवाज़ को भूल नहीं पा रहा था। बार बार वो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी और वो सोच रहा था कि क्या सच में वहाँ कोई था। लेकिन ऐसे बंद मकान में किसी का होना तो लगभग नामुमकिन है। वो बिल्कुल सुनसान इलाका है, वहाँ न कोई आता है न कोई जाता है। पानी का भी कोई ज़रिया नहीं है, ऐसे में कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। ये सारे विचार उसके मन में घर कर गए थे और वो चाह कर भी इनसे अपना दामन नहीं छुड़ा पा रहा था। जवान खून था, जवान खून में उत्साह, रोमांच, निडरपन या कहें तो ढीठपना काफ़ी होता है, आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। तो उसने अपने इन मन के विचारों से तंग आकर ठान लिया कि वो उस जगह का राज पता करेगा। तो वो फिर उस गांव के आसपास गया, वहाँ के लोगों से पूछा कि वहाँ की कहानी क्या है। कुछ ने तो ऐसे ही कह दिया कि सुनसान इलाका है, तुम क्यों दिलचस्पी लेते हो? क्या वहाँ ज़मीन अमीन खरीदने का इरादा है? वहाँ कोई नहीं रहता बाबू। कुछ ने साफ इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी बीवी उसी इलाके की थी। उनकी शादी काफ़ी बचपन में ही हो चुकी थी और अब करीब मरने के कुछ ही साल दूर था। उसने बताया कि वो इलाका पहले भी कुछ ज़्यादा आबाद नहीं था। गिनती के कुछ 4 या 5 मकान होंगे उस इलाके में, लेकिन उन 4 और 5 मकानों में से एक मकान था जो आज भी वहाँ है। और सबसे दिलचस्प मकान भी वही था। इसकी कहानी ज़्यादा लोग नहीं जानते। कुछ मानते हैं कि ये कहानी है, कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ एक किस्सा है जिन्हें लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए बना लिया। अब भाई ये तो मानने की बात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। मेरी बीवी उसी कस्बे की थी और वो कहती थी कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है क्योंकि ये उसकी सहेली की कहानी थी। फिर वो बूढ़ा आदमी उस बाबू को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि पानी का स्रोत तो पहले भी वहाँ नहीं था। पानी भरने के लिए लोगों को आसपास आना ही पड़ता था। एक छोटा सा तालाब, तालाब भी नहीं कह सकते, एक गड्ढा नुमा कुछ था जिसमें बरसात का पानी ठहरता था, लेकिन वो भी बरसात के कुछ महीने बाद ही सूख जाता था। पहले कुछ पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंजर है। अब हम उस मकान पे आते हैं जो वहाँ सबसे दिलचस्प था। उस मकान में 4 लोग रहते थे, एक पति,
एक पत्नी और उनके 2 बच्चे। उनके बच्चों में से लड़के का नाम सुमित था और लड़की का नाम रुक्मणी। रुक्मणी काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी कुशल थी, घर के सारे काम जानती थी, अपनी माँ का पूरा हाथ बटाती थी। ईश्वर में काफ़ी आस्था थी उसकी। लेकिन माँ बाप सुमित को ज़्यादा चाहते थे। कहते थे कि लड़की तो पराया धन होती है, तू तो कल ब्याह जाएगी, ये तो मेरा सूत है, ये तो हमेशा मेरे पास रहेगा। अब सच कहूँ तो रुक्मणी को भी अपने माँ बाप से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था। लेकिन ये पूरा सिलसिला तब शुरू हुआ जब मेरी शादी हुई। मेरी शादी रुक्मणी की सहेली उमा से हुई थी जब मैं करीब 14 साल का था। उस उम्र में लड़कियां काफ़ी बचकानी होती थी। मेरी उमा भी काफ़ी बचकानी थी, लेकिन रुक्मणी नहीं। वो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी समझदार थी। देखकर मालूम ही नहीं होता था कि ये अभी 16 की ही है। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसीलिए रुक्मणी की अभी तक शादी नहीं करी थी, क्योंकि वो घर के काम में उसका काफ़ी हाथ बटाती थी। अगर रुक्मणी ना हो तो घर पूरा ठप होके बैठ जाए। उसके पिताजी पास ही के गांव में नौकरी करते थे, लेकिन उस समय नौकरी की काफ़ी दिक्कत थी। नौकरी मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती थी। लेकिन हम फिर से अपनी शादी पर आते हैं। मैं अपनी शादी में रुक्मणी से पहली बार मिला था। ज़्यादा चंचल स्वभाव की नहीं थी, मन भी काफ़ी स्थिर था, लेकिन थी तो फिर भी 16 साल की एक लड़की ही ना। मेरे बड़े भैया का साला, वो भी मेरी शादी में शरीक हुआ था। और उमा बताती थी कि मेरे साले और रुक्मणी की आंखें चार हो गई थी, यानी दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे। अब क्या कहूँ बाबू, पहली नज़र का प्यार होता ही कुछ ऐसा है, और उसमें लड़कपन भी। और दोनों की उम्र ही क्या रही होगी। मेरे बड़े भैया का साला भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके पिताजी का एक कारखाना था, तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। शानो शौकत से रहते थे, सारी सुख सुविधाएं थी उनके घर पे। और कहाँ रुक्मणी का घर, पानी लेने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता था। पर ये तो किस्मत की बात है, जहाँ दिल लग जाते हैं वहाँ कहाँ किसी का जोर पड़ता है। वहाँ उन्हें देखते वक्त ऐसा नहीं लगता था कि दोनों इतनी मोहब्बत करते एक दूसरे से। उस वक्त के लड़के काफ़ी छलिया हुआ करते थे। लड़की की आंखों में देखा, कुछ मीठी बातें की, और भाई वाह, अपना काम निकाल कर किनारे हो लिया करते थे। लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं था, जहाँ तक मुझे मालूम होता है। इनका इश्क कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चला था, मुश्किल से 3 महीने हुए होंगे। लेकिन 3 महीने में इतना ज़्यादा इश्क, इतनी मोहब्बत कि एक दूसरे के लिए मर सके, ये थोड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। और फिर दोनों जवान, और जवानी पे किसका जोर था बाबू। न जाने कब दोनों एक दूसरे में उतर गए। दोनों ने एक दूसरे के जिस्म से रूह को छू लिया। और ना जाने कैसे ये बात रुक्मणी के माता पिता को पता चल गई। पर जैसा मैंने कहा था बाबू, किस्मत का खेल है। जब ये वाक़या हुआ तो लड़का अपने पिताजी के काम से मुंबई गया हुआ था। सुना था कि कारखाने में कोई मशीन बिगड़ गई थी, उसी का कोई पुर्जा लेने गया था। तो रुक्मणी अपने माँ बाप से चीखती रही, मिन्नतें करती रही कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो लौट के आ जाएगा, मेरा उससे ब्याह करा दो। पर वो दोनों कहाँ सुनने वाले थे। उन्हें तो बस अपनी इज्जत, अपने नाम की ही पड़ी थी। उन्हें भी बेटी से कोई ख़ास लगाव नहीं था, तो मरे या जिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रुक्मणी के पिता का तबादला हो गया था एक दूर गांव में, लेकिन एक ऊंचे ओहदे पर, जिसके लिए वो काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहा था। पर ये वक्त शायद उस तबादले के लिए सही नहीं था। क्या एक बाप इतना कठोर भी हो सकता है कि वो ऐसा करे अपनी औलाद के साथ। और बाप का ठीक भी है, पर क्या माँ ने उस बाप को नहीं रोका होगा अपनी औलाद के साथ ऐसा करने से। क्या जब वो हो रहा था तब उसके भाई ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी कि ऐसा मत करो, ये गलत है। पर उस वक्त ये सब कौन सोचता था।
सबने रुक्मणी को अपने दामन में लगा एक दाग समझा और जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में जुट गए। उस कस्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे। अब गिनती के 2 मकान बचे थे, एक रुक्मणी का और एक कोई पंडित रहता था। पिता के तबादले के कारण घर का सारा सामान बंधना शुरू हो चुका था, बड़ी पेटियों, अटैचियों और गठारों में। हमेशा हमेशा को उस कस्बे को अलविदा कहने की एक रात पहले रुक्मणी की माँ ने रुक्मणी से कहा कि हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुमने जो पाप किया है उसके साथ हम आगे कभी सर उठाकर नहीं रह पाएंगे। रुक्मणी यह सुनकर हैरान थी कि क्या ये उसकी सगी माँ है? क्या ये वही है जिसने उसे जन्म दिया था? क्या ये वही है जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा था? पर लड़की थी, ज़्यादा आवाज़ उठाती तो बाप भाई मार कर मुँह बंद कर देते। और बेचारी करती भी क्या, गलती तो उसी ने की थी, प्यार तो उसी ने किया था। उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं कहाँ रहूँगी, मैं क्या खाऊँगी, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो। जब वो आएगा, वो बम्बई से जल्दी आने वाला है, जब वो आएगा तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। उसने वादा किया है कि वो मुझसे ब्याह करेगा। लेकिन उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे रहने खाने की चिंता तुम मत करो, तुम्हारे पिता ने सब कुछ सोच लिया है। और अगले दिन जब वो सब अपने घर से निकल रहे थे, तांगा आ चुका था, सारा सामान तांगे में रखा चुका था, वो बस निकलने ही वाले थे। वो किवाड़ खुले, उसमें से वो दोनों पति पत्नी और उनका बेटा निकला, लेकिन बेटी नहीं। वो पंडित रोज सूर्योदय पर अपने तांबे के लोटे से जल चढ़ाता था, सूरज की ओर देखकर। आज भी वो वही कर रहा था। उसने देखा कि पति, पत्नी और उनका बेटा तीनों घर से निकले और घर के मुखिया ने किवाड़ लगा दिया। उसके मन में एक बार आई कि बेटी का पूछूं कि क्या रुक्मणी नहीं जा रही, क्या वो पहले ही जा चुकी है, या वो है कहाँ। लेकिन वो आदमी गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव का था, इसलिए ज़्यादा कोई उससे बात नहीं करता था। और शायद यही वजह होगी कि पंडित ने कुछ ना पूछा और अपना लोटा लेकर अपने घर चला गया। सब तांगे में बैठ चुके थे और तांगा उस पगडंडी से रवाना हो गया। सूरज धीरे धीरे ढल गया, शाम हो गई और बस कुछ ही पलों में रात होने वाली थी। रुक्मणी उसी घर में थी। उसके बाप और उसके भाई ने उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया और दीवार के खूंटों में उसकी रस्सियाँ कस दी। उसके मुंह में एक कपड़ा था जो पूरे दिन उसके मुंह में फंसा रहा, लेकिन जैसे तैसे उसने रात होने तक वो कपड़ा अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। और अब वो चीखती रही कि मुझे बचाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से। लेकिन शायद उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। कहाँ गया था वो पंडित? क्या वो उस जगह पर था, या वो अपने घर में नहीं था, या अगर वो होता तो क्या वो रुक्मणी की मदद करता? ये सब सवाल रुक्मणी के मन में थे, लेकिन इन सब से ऊपर उसे ख्याल था उस लड़के का जिससे उसने मोहब्बत की थी, जिसने वादा किया था कि वो उसे लेने आएगा। कहाँ था वो? क्या उसे उसके घर का पता नहीं पता था? उसे अपने बाप भाई के किए का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि इश्क करने की कीमत कभी सस्ती नहीं होती, और अब वो यही कीमत चुका रही है। उसे बिल्कुल मलाल नहीं था कि उसके बाप और भाई ने उसके साथ क्या किया। उसे मलाल सिर्फ इस बात का था कि उस शख्स ने उससे वादा किया था जिससे उसने दिल लगाया था, और वो इस वक्त यहाँ नहीं था। वो सिर्फ उसे देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो जल्दी आ जाए और उसे यहाँ से ले जाए। पर वो उन सर्द रातों में ठिठुरती रही। प्यास से गला सूख चुका था, होठों पर सफ़ेद पपड़ियाँ आ गई थी, बाल बार बार आंखों में आते, लेकिन उन्हें पीछे करने वाला कोई ना होता। न जाने उसने वो सर्द रात कैसे गुजारी होगी। पर वो सर्द रात ख़त्म हुई और सूरज उगा। उसे उसके बाप भाई ने पीछे वाले कमरे में बांधा था, जहाँ रोशनदानों से कोई रोशनी नहीं आती थी, सूरज की एक किरण तक नहीं।
लेकिन दरवाजे में एक सुराख था जिसमें से कुछ पलों के लिए धूप उसके चेहरे पर लगती, और जब वो उसके चेहरे पर लगती तो वो खुश हो जाती कि धूप की सिर्फ एक किरण किसी को इतनी खुशी दे सकती है कि जैसे उसे कोई छू रहा हो, जैसे कोई उसके बाल पीछे कर रहा हो, जैसे कोई अपना हाथ उसके सिर पे फेर रहा हो। लेकिन ये सारे एहसास रुक्मणी को हो रहे थे, और उसके मन में सिर्फ अभी भी यही बात थी कि वो कब आएगा जिसने मुझसे वादा किया था कि जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जिसने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। क्या बम्बई इतना दूर है कि उसे आने में इतनी देर हो गई? जैसे जैसे दिन ढला वो किरण उसके चेहरे से हटके गायब हो गई, और फिर वही अंधेरी शाम। वो दिन भर चुप रहती और रात में अपने आप से बात करती कि वो कब आएगा, वो कब मुझे यहाँ से ले जाएगा, वो क्यों नहीं आता, क्या उसे मेरी याद नहीं आती, क्या उसे मैं याद नहीं। लेकिन इसका जवाब देने के लिए उसके पास कोई नहीं था। न जाने खुद से बातें करते हुए उसने कितनी ऐसी रातें गुजारी होंगी, पर कोई बिना दाना पानी के बंधे हुए कितने ही दिन जिंदा रह सकता है। उसका वक्त भी आ गया। अब वो जानती थी कि मौत उसे लेने आने वाली है। उसने मरने से पहले एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और जाना कि वो आज़ाद है, वो इस मकान से बाहर है। अब धूप सिर्फ उसके चेहरे को नहीं, उसके पूरे बदन को छू रही थी। वो अपने घर से थोड़ी ही दूर पर खड़ी उसका रास्ता देख रही थी, जिसने वादा किया था कि वो ज़रूर आएगा, और वो आ गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने रुक्मणी को देखा उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर ली। यहाँ रुक्मणी भी अपना सब कुछ छोड़कर उसकी ओर भागी, जैसे कोई हिरण शेर की दबोच से छूट कर भागता है। उसने उसके पास जाकर उसे सीने से लगा लिया, अपने गीले होठों से उसके सूखे गाल को गीला कर दिया, उसके चेहरे पर ऐसे हाथ फेरती जैसे कोई अंधी माँ अपने बच्चे के चेहरे पर। ये कितना सुखद दृश्य है। ये क्यों सच ना हो सका? मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे यहाँ मरना पड़ रहा है? मैं क्यों उसकी बाहों में नहीं हूँ? मुझे मौत से कोई गिला नहीं, मुझे गिला उससे है जिसने मुझसे वादा किया था कि वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। नहीं मुझे अपने माँ बाप से गिला है, क्योंकि उनसे तो कभी लगाव ही नहीं था। लेकिन जिससे था वो कहाँ था? मौत सामने खड़ी थी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मैं बार बार पलट कर देख रही थी कि शायद अब वो आएगा, शायद अब वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं आता? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या मैं उसे याद नहीं? वो क्यों मुझे इन बेड़ियों से आज़ाद नहीं कर देता? वो क्यों ये सारी रस्सियाँ काट कर मुझे अपने साथ नहीं ले जाता? मैं तो सिर्फ उसकी थी, और था ही कौन मेरा। पर अब ठीक है, मैं भी हट पर हूँ। अब चाहे कितना भी लेने आए, अपनी नाक रगड़े, गिड़गिड़ाए, अब मैं वापस नहीं आने वाली। अब मैं जा रही हूँ। अब तुम तड़पना मेरे लिए जितना मैं तड़पी थी। तुम कितना भी रो लेना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगी। मैंने क्या गुनाह किया था तो मुझे ये सज़ा मिल रही है? अगर मैं इश्क थी तो तेरी हथेली पर क्यों ना लिखी गई? अगर तू फूल था तो क्यों मेरी जुल्फ़ों में सच ना गया? ये सोच के जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मौत आ चुकी थी उसे अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन अब उसने पलट के नहीं देखा। क्या कहानी कुछ और हो सकती थी अगर वो लौट आता? क्या वजह रही होगी जो वो लौट कर नहीं आया? अब ये ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। न जाने कहाँ होगा वो। क्या वो जानता भी होगा कि कोई उसका इंतज़ार करते करते मर ही गया? या वो उसे भूल गया होगा आम लड़कियों की तरह? क्या उसका दिल इतना कठोर था कि मौत भी उसका दिल पिघला ना पाई? अब ये सारी बातें राज ही रह गई। अब इस राज से पर्दा कौन उठाए? तो बाबू ये कहानी है उस जगह की
जो लोग सुनाते हैं और मेरी बीवी मानती है। अब इसका यकीन करना न करना वो आपके ऊपर है। ये कहानी सुनने के बाद फोटोग्राफर के मन में आई कि एक बार फिर उस जगह जाऊं, दिन के उजाले में, जब रातें उतनी सर्द ना होती हों जैसी वो रात थी, और उसके माड़ को खोल के देखूं कि क्या अब भी रुक्मणी की लाश उन्हीं रस्सियों से बंधी है, या ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन फिर उस फोटोग्राफर ने सोचा कि अगर ये सिर्फ एक कहानी निकली और मुझे रुक्मणी की लाश वहाँ नहीं मिली, तो ये कभी यादगार नहीं रह पाएगी। तो इस राज को राज ही रहने देते हैं।